और चलिए आपको सीधे ले चलते कुकरू में ग्राम चौपाल में नागरिकों से संवाद कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पूर्ण श्री हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करें। माननीय मोहन नागर जी से निवेदन है कि वे कृपया मुख्यमंत्री महोदय जी का आप भी स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहां पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग। आज के इस कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय, नागर भाई साहब और बहजई विधायक जी, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ आज नागरिकों से संवाद कर रहे हैं और इस संवाद में हमारा संपूर्ण आदिवासी समाज, पैसा समितियों के अध्यक्ष, सचिव और स्व सहायता समूह की इस कुकरू की ग्रामीण बहनें हैं जिन्होंने यहाँ की स्थानीय व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत किया है। तो आज सम्मानीय मंच आप सभी के सामने संवाद हेतु सादर प्रस्तुत है। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ हमारा सभी समुदाय सम्मानीय मंच का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए इस संवाद का शुभारंभ। माइक पहुंचाओगे ना किसी को? ये बहनों से बात करते पहले स्वयं सहायता समूह की बहनें जो यहाँ काम कर रही है, जरा बताओ जरा कौन कौन बहनें काम कर रही है? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली इधर है? अच्छा, आप लोगों से तो कल बहुत बात हो गई, अब जो बच्ची उनसे बात करते, जो बची हुई है इधर है, कौन कौन बची हुई? जरा माइक देना उधर, एक माइक है, पहुंच गया एक माइक। हेलो, क्या करती बहन, आप क्या काम करते हैं? नाम बताओ। नाम? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती विनीता धार से, मेरे समूह का नाम लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह है और मैं कृषि सखी हूँ। मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में BRC भी मिली है जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से। बहुत अच्छा। ये प्राकृतिक खेती में क्या क्या लगाते हैं? इसमें 1 एकड़ में हम सब्जी भाजी और गेहूं, मूंग, जायद की फसल में मूंगफली आदि लगाते हैं। तो 1 एकड़ में कितनी फसल की क्या कीमत मिल जाती है, कितना उनको लाभ मिल रहा है? सर जी, अभी तो हमारा मार्केट नहीं बना है। हम गांव लेवल पे जो किसान जैसे वो समझते हैं कि प्राकृतिक खेती वाले अनाज खाने से बीमारी से बचना है, तो हमारे गांव लेवल पे ही सब्जियां बिक जाती है और अनाज भी बिक जाती है जी। आसपास के गांव में बिक रही है और सब्जी भी उत्पादन मैं कर रही हूँ। जो गांव में सभी किसान घर में आकर मेरी सब्जी ले जाते हैं, कहते हैं कि सब्जी का टेस्ट अच्छा रहता है और सड़ती भी नहीं है जल्दी। कितने साल से कर रहे हो आप? सर जी, मैं 3 साल से कर रही हूँ लगातार। तो पहले घर वालों ने विरोध करा होगा ना बिना खाद? जी सर जी, बहुत संघर्ष किया। मेरे पतिदेव मुझे बहुत डांटते थे कि इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं उससे भी संघर्ष करती थी कि मुझे मेरी 1 एकड़ छोड़ दो, जो भी हानि होगी वो मैं भरपाई करूंगी। तो उनको मैं मतलब कृषि सखी के माध्यम से जो मानदेय मिलता था वो उनको पहले राशि देती थी कि वो कितना मिलता था मानदेय? 4000 मिलता था सर जी। अच्छा, उनका घाटा पूर्ति पहले कर दिया आपने? जी, फिर वो जो चिल्लाओ मत, आपका काम आप करो, मेरा काम कर दो। बहुत संघर्ष किया सर जी। ऐसा मारपीट तो नहीं करते? नहीं सर, मारपीट कभी नहीं। अब सुनते भी हैं और बहुत अच्छा, लाड़ प्यार बढ़ गया जी। बेटियों में पढ़ा बहुत अच्छा। बच्चे कितने घर में? बेटियां हैं सर जी, 6 बेटियां हैं। उनको अच्छी शिक्षा के लिए भी मुझे मदद मिल रही है। अच्छा,
6 बेटियां? जी। वाह। क्या नाम बहन का हमारी? विनीता धार से सर जी। विनीता धार से, बहुत अच्छा। अब इतना अच्छा माइक पे बोल लेती हो? जी सर जी, पहले तो मैं बैंक तक भी नहीं जा पाती थी, लेकिन एसएचजी के माध्यम से आज मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि आपसे, कलेक्टर सर से भी मैंने 2 बार बैठक की है। अभी इसके पहले आत्मा परियोजना में मैं बैठक में गई थी सर जी। कौन सी पढ़ी लिखी हो आप? मैं पहले 10वीं थी सर जी, फिर उसमें मैंने प्राइवेट पास 12वीं की है, फिर बीएसडब्ल्यू भी अरे मेरा गजब चालू है गजब सर गजब जी। गजब, वाह। जोरदार। जन अभियान के माध्यम से? जी सर जी। अरे वाह, माननीय पद्मश्री मोहन जी, आपको बधाई। हमारी बहनों को अच्छा तैयार कर। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ सर जी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी बहनों को छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक स्थिति में मदद मिल रही है और आत्मनिर्भर भी हो रही है। वाह, बहुत अच्छा। जोरदार ताली वाली बजा के स्वागत करो। बहुत अच्छा। अब दूसरा कौन माइक लेगा? दूसरी कौन बहन बताएगी? कोई बोलने वाली है क्या इधर? इधर तो कल बोल ली है ना? कल नहीं थी? चलो इसको माइक दो, एक हमारी बहन को। जो कल बोले उनको छोड़ के दूसरों से कर ले। ये माइक इधर है? अच्छा, आप बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। क्या नाम आपका? मैना झामरे सर। मैना झामरे। झामड़े। क्या करते हैं आप? हम सर दूध का धंधा करते सर। दूध का धंधा। दूध के धंधे में कितनी कमाई हो जाती है? होती सर थोड़ी बहुत, हमारे घर और चलता है। बाकी हम कमाई क्या है? उसमें कुछ खेती का काम भी है सर। अच्छा, खेती का काम। बहुत अच्छा। हाँ। कितने जानवर है घर में? घर में 2 भैंसे हैं, कुछ छोटे बड़े हैं सर, 10-12 ठुले। अच्छा अच्छा। कितनी आमदनी हो जाती है महीने की? महीने की हो जाती सर 5-6 हजार, 10 हजार हो जाती। 5-6-10 हजार हो जाती है जी। और घर में कौन कौन है? घर में लड़का बहू है सर, हम है। अच्छा। जी। और भैया है क्या? जी। वो क्या करते हैं? उन्होंने डेयरी में बैठते सर, हम डेयरी लगाई है। अच्छा, डेयरी लगाई क्या? जी। अच्छा अच्छा। कितना डेयरी में दूध बिक जाता है? बिक जाता सर 100-200 लीटर दूध बिक जाता सर। 100-200 लीटर बिक जाता है? मतलब बाहर भी जाते सर, कुछ खोआ बनाते, मावा बनाते। अच्छा, खोआ बनाते, मावा बनाते। जी। बहुत अच्छा। और मीठा कुछ। कितने समय से बना रहे हैं? 4-5 साल हो गए सर। ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद? जी। पहले नहीं था? पहले थोड़ा बहुत करते थे सर, जो स्वयं सहायता समूह से हम जुड़े हैं। हाँ। जब से फिर थोड़ा बढ़ा लिया सर। बढ़ गया? जी। अच्छा, कितनी बहनें साथ में जुड़ी हुई है आपके? हमारे साथ मतलब ऐसे समूह के है 12 जने, और संगठन में बहुत जने सर। 40-50 संगठन में है सर। संगठन में है? जी सर। कितनी है? 60। जी। उनको कितना मिल जाता है? उनको थोड़ा बहुत अपने जो से कमाते वैसा मिल जाता सर। अच्छा, अलग अलग अपनी जितनी उनकी क्षमता है जी जी वैसे मिल जाता जी। है। दुधारू पशु अच्छी क्वालिटी, अच्छी उन्नत वाले हैं कि वैसे ही हैं अपने पास? घर पे। नहीं, थोड़े अच्छे वाले पशु भी। अभी अपन दूध डेयरी का अच्छा काम बढ़ा रहे हैं ना। अभी जी। नई योजना आई है जिसके हाँ। माध्यम से हाँ हाँ। लोगों के पशुपालन में भी और लोगों की रुचि बढ़े, दूध का उत्पादन बढ़े। जी। तो अच्छी नस्ल की बछिया, अच्छी नस्ल की पड़िया सब लाने के लिए बता रहे हैं ना। जी। बहुत अच्छा है। जी। चलिए, बहुत अच्छा। बहन के लिए भी ताली बजाओ। बढ़िया। देखो, आप भी अच्छी बात कर रहे हैं माइक से। देखो हिम्मत से कैसा अच्छा लगता है। बहनें गांव के अंदर आकर के भी। एक हमारी बहन से बात कराओ जी, पीली साड़ी वाली। आपका बहुत बहुत। वाह, क्या नाम बहन हमारा? सर मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोने है। अरे मैंने मेरा पूछा। ओह सॉरी सर। सर आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव। हमको पहचानते हो? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, कहाँ देखा था? सर हमेशा न्यूज में देखते हैं। न्यूज में देखते हैं। अच्छा ठीक है। और कल हमारी एक बहन ने राखी बांधी है। जी है सर, ना? वो हमारे समूह की दीदी है सर, सीता ऐसा क्या? सनवारे। गए बार बैतूल में हम लोग आए थे, तो बैतूल में भैंसदेही में अलग अलग रक्षाबंधन, पूरे महीने रक्षाबंधन कराते हैं, सबसे राखियां बंधवाते हैं। तो अभी आने वाला ना रक्षाबंधन। जी सर। तो आज हम जरा थोड़ा माननीय हेमंत जी, माननीय डीडी उइके जी, विधायक जी और सबके साथ मिलकर के थोड़ा पहले आ गए। तो बताएं आपका क्या अनुभव है स्वयं सहायता समूह के साथ? सर मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोन है, मैं ग्राम खामला की रहने वाली हूँ। सर मैं एसएचजी में, मेरे समूह का नाम सुहाना आजीविका स्व सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम सरस्वती आजीविका ग्राम संगठन है। मेरे सीएलएफ का नाम अंबेडकर सीएलएफ है सर। सर मैं अंबेडकर सीएलएफ में लेखापाल के रूप में कार्य करती हूँ। सर मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि
हमने लगभग 72 लाख रुपए का दीदियों को लोन दिया है, जिसमें दीदियां आजीविका की बहुत सारी चीजें कर रही है और उनको बहुत लाभ भी हो रहा है सर। अच्छा, क्या लाभ हो रहा है? सर कृषि सखी के माध्यम से दीदी कृषि में काम कर रही है बहुत सारा, उसके बाद में डेयरी में सर बहुत सारा काम कर रही है और भी अन्य आजीविका है सर। एजोला नाम का घास हमने पिछले साल उसमें काम करवाया था, जो कि पशुओं के लिए दूध बढ़ाने का काम। अच्छा, अच्छे उन्नत नस्ल के पशु लाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर से कोई विरोध नहीं करते? परिवार वाले कहाँ दौड़ते रहते उधर फालतू? जी नहीं सर, मेरे हस्बैंड खुद उप सरपंच है यहाँ ग्राम खामला। अच्छा जी सर। तो दोनों मिल के नेतागिरी भी करते हैं? जी सर। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा काम करते हो तो गांव वाले अच्छा बोलते हैं तो चुनाव जीत जाते होंगे। जी सर, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है सर। वो मुझे MSW करवा रहे हैं सर, कल मेरा पेपर है। बहुत अच्छा, MSW करवा रहे हैं? जी सर। अच्छा, पेपर क्या है, कब है? कल है सर मेरा। कल है तो आज आप तो पढ़ने में टाइम भी सर आप बार बार थोड़ी ना आएंगे। तो परीक्षा भी तो बार बार नहीं आएगी। नहीं सर, वो तो तैयारी हो चुकी सर। अच्छा हो गया? जी। कहाँ तक पढ़े हैं अभी तक आप? MSc कंप्लीट है सर, MSW चल रहा है। क्या क्या कंप्लीट है? MSc सर बॉटनी से। MSc बॉटनी? यस सर। अरे गजब, कहाँ से करी थी MSc? सर यही भैंसदेई से की है। MSc भैंसदेई से की? जी सर। और BSc कहाँ की थी? सर बैतूल से। बैतूल से। आपका मायका कहाँ है? सर यही ग्राम मालेगांव। मायका? जी सर। और ससुराल? खामला सर। खामला। कितनी दूर है दोनों के बीच में? सर 30 किलोमीटर। तो MSc पढ़ने के बाद घर गृहस्थी का काम अच्छे से कर लेती हो? जी सर। कोई मन में मलाल तो नहीं रहता कि मैं इतनी पढ़ी हूँ? न सर, सभी लोग घर वाले सपोर्ट करते हैं सर, जॉइंट फैमिली है हमारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, पढ़ने लिखने का और डिग्री का अपने स्वयं के मान सम्मान के साथ अपने मन का संतोष का भी रहना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने NRLM के माध्यम से इतनी महिलाओं, इतनी दीदियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, क्योंकि आज जितनी दीदियां यहाँ उपलब्ध है शायद इनमें से कोई एक नजर आती थी सर। ऐसा? जी सर। आती नहीं ज्यादा? नहीं सर। अच्छा, वाह, अपने आप के लिए ताली बजाओ जोरदार। जी सर। और लाडली बहना का किस किस को लाभ मिल रहा है जरा बताओ? लाडली बहना सर सभी को मिल रहा है। मिल रहा है? जी सर। उस पैसे से क्या करते हो? 1500 आता है सर, बच्चों की पढ़ाई में लगा देते। बच्चों की पढ़ाई? बच्चों को तो पढ़ाई में आजकल फ्री देते हैं ना सरकार से। सर लगता ही है, काफी चीजें लगती है सर। क्या लगती है? देखो, किताबें फ्री देते हैं। जी सर। स्कूल अपना बनाया हुआ है। और सर बच्चे बड़े हो गए ना सर। बच्चे बड़े चलिए बढ़िया, स्कूल की बहुत बात अच्छा, जाने बहुत दीजिए अच्छा। सर। बैठे बैठे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अपने कुकरू को और अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कहां से बात शुरू करना चाहिए? और कुकरू के साथ, हाँ, पहले तो ये बताओ कि आपको कोई परेशान तो नहीं करता? बिना संकोच बताना। कोई कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार, कोई विभाग का आदमी किसी को तंग करता है तो बिना संकोच बताना। नहीं करते? ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने मेरे को खुश कर रहे हो? पक्का? फिर दोबारा इसलिए सबके बीच बोल रहा हूं, मन में कोई गुड़गुड़ हो रही तो बता देना। पक्का? अच्छे हैं सब? फॉरेस्ट भी है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। क्या है? अच्छा चलो बात करें, बताना मेरे को, है ना? पैसा गांव के माध्यम से आपका लाभ, समस्या हल कराएंगे। जरा फॉरेस्ट वाले कौन है भाई? जरा इनसे मिलके मेरी बैठक के बाद बात करना, इनकी कौन से गांव की परेशानी है उसको हल करना, है ना, बिना संकोच के। ये तो सरपंच जी है ना? पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। वाह, बड़ी बात है। अच्छा, कल कोवरकू में अच्छा भाषण दिया था आपने। वाह। मंगल जी, आपका क्या कहना है? अच्छा, आपके बाद आएंगे। इसको विधायक बना दिया तो फिर इसको उपचुनाव। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है क्या बिना संकोच? किसी को बोलना है क्या? कोई भी बोल सकता, हाथ खड़ा करो। वो जरा उनको दो जाए। हाँ हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, आपको नमस्कार सर। आप अपनी भाषा में बोलो। सर मुझे मराठी आती है, कोरकू तो। अरे मराठी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई अनुवाद कर देगा।
हा सर, माझं नाव उषा डिकार आहे, मंडल अध्यक्ष दामजीपुरा. तुम्हाला आज ग्राम कुकरूमध्ये आम्ही सर्व मिळून तुमचं अभिनंदन नंदन करत आहात. वाह. तर आज आमच्या इथं कुकरू इथं आपण पधारला, त्यामुळे आम्ही सर्व ग्रामवासीकडून तुमचं अभिनंदन करत आहात. सर, आमचं असं म्हणणं होतं की आज जे कुकरूमध्ये आप आलेले आहेत, तर आमच्या ह्या पर्यटन स्थळाला असं काही मिळालं पाहिजे ज्यापासून जे रोजगार आहे, जे गरीब लोक आहेत त्यांना एक चांगला रोजगार मिळायला पाहिजे आणि हा कुकरू स्थळाला एक सुप्रसिद्ध आणि एक व्यवस्थित असं नाव द्यायला पाहिजे, ज्यापासून आमच्या ह्या कुकरू पर्यटनाला विविध तरीकेच्या आणि विविध वेगवेगळ्या गावांना देशात असं नाव गजायला पाहिजे. आमच्या कुकरू ह्या पर्यटनाला रोजगार मिळाला पाहिजे, लोकांना काम मिळायला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे. सर, धन्यवाद. वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद. सबको रोजगार दिलाना है, कुकरू को आगे बढ़ाना है, और कुकरू को क्या क्या चाहिए? जिला पंचायत सदस्य बोल रही क्या वो? क्या क्या और कोई बात छूटी तो नहीं समझ में आने में है? हिल स्टेशन बना दे. वाह, बहुत अच्छा. ताली बजाओ जरा हमारी बहन के लिए. बोल रही कुछ ये जिला पंचायत आप भी बोल रहे हैं, बताएं बताएं. सर, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ की कुकरू की. सर, हमारे यहाँ पे अधिक वर्ष गिरती है सर पानी, हाँ, तो यहाँ अधिक से अधिक खेती नहीं होती सर. ठीक है. सब बंजर पड़ जाती. तो मेरा विचार ये है कि अपने यहाँ कृषि विभाग के लोग को यहाँ लाना चाहिए, यहाँ का मिट्टी का जांच कराना चाहिए, और यहाँ का मिट्टी के जांच होने के बाद यहाँ पे कौन से बीज की उपलब्ध हो सकती, वो बीज उपलब्ध करे सर. देखिए, एक बात मेरे को जो देखने में आई, मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा हूँ, आपको भी जी, गले उतरेगी. जी हमारी जो खेती है जी मूलतः वो वन वाली खेती है. जी जी क्योंकि जमीन जो है वो पेड़ लगाने वाली है. जी तो पेड़ लगाने वाली खेत को हमने पेड़ खत्म होकर के और हम इसको फसल में लगा रहे हैं, लगा है ना. हाँ. लेकिन अगर अपन एक बगिया नाम माँ के नाम का अपन ने यहाँ ये प्रयोग करने के लिए मैंने कलेक्टर से बोला है, जी सर. तो आप अच्छे आम के, फल के, जिसके भी पौधे लगाएं, जी जी वो बड़े हो जाएंगे. जी. उनकी छाया के नीचे काफी के पौधे भी लगेंगे. जी सर. तो जो मैंने देखा, काफी यहाँ बहुत अच्छी होती है और बड़ी आमदनी होती है उससे. जी सर. तो अपने लिए आने वाले समय में काफी के और आम के बगीचे अगर लगाते हैं, तो आम के या जिस भी आप जो पेड़ उचित समझते हो, उसकी एक विशेषता है. कैसा है कि आपके 1 एकड़ में एक साल में कितनी फसल होती है? कितना होता है बताओ? सर, 10,000 का भी इनकम नहीं होता सर यहाँ, है ना, एक साल में. नहीं. और कलेक्टर कहाँ है? अपनी एक बगिया माँ के नाम पर 1 एकड़ वाले को कितनी राशि देते हैं? 2 लाख रुपया. अब आप बताओ, आपको 10,000 रुपया नहीं मिलता है, नहीं सर. और इसमें एक बगिया माँ के नाम लगाओगे तो आपको 1 एकड़ में सरकार से कितना मिलेगा? 2 लाख. 2 लाख रुपया. और दूसरे साल फिर कितना मिलता है ना. तो 3 साल के लिए टुकड़े टुकड़े में आपको पैसे मिल जाएंगे. तो आप अपने 30,000 ही 3 साल में पाते हो. तो सर, हाँ. हमारी बात सुनो, गर्मी में पानी नहीं रहेगा सर, और पानी नहीं. हमारी बात तो सुनो. जी सर. उसमें ये योजना बना करके एक छोटा सा जल का पौंड वगैरह भी बनाओ, थोड़ा सा, है ना. और कोई रास्ता निकालेंगे ताकि जहां हमारे पास पानी मिल जाए वहां हम इसको करें, और इसके बाद में और कुछ प्रयोग करेंगे जिससे पानी का प्रबंधन भी हो जाए. लेकिन एक बार अगर खड़ा हो गया धीरे धीरे, तो आपको ये समस्या से बाहर आ जाएंगे, है ना. और साथ में दूध उत्पादन के लिए, पशुपालन में तो कोई परेशानी नहीं है. नहीं सर. तो पशुपालन को बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन के लिए डेयरी लगाने का काम भी प्लान करवाएं. और ऐसे में 25 गाय माता लेकर के 40 लाख की योजना जो लेके चलेगा, उसको गाय भी आपकी 40 लाख रुपए में 10 लाख रुपए हम मिलाएंगे. सर, तो
वो हम अपनी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता का एक सिस्टम बना रहे हैं। तो जैसे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं ना, ऐसी सोसाइटी बनाना। तो आपका दूध भी आपको ही लेना है, वो दूध को सब दुग्ध संघ वाले साची वालों को देंगे। तो आपको ये दिमाग में से निकाल देना कि दूध कोई खरीदने नहीं आएगा, दूध सब खरीदेंगे। ठीक है? तो आपके लिए हमारा सबका प्रयास ये है कि अपने इस आदिवासी अंचल में, और दूसरी तीसरी बात, किनका किनका अपने यहाँ होम स्टे पर्यटन विकास निगम से भी गुंजाइश निकाल रहे हैं। के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहाँ पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं माध्यम से होम स्टे बना करके। अभी अपने यहाँ खुद के घर में भी मेहमान आ जाए तो रुकने की दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है सर। है ना? और उसमें आप 8 कमरे तक बना सकते हैं। सरकार के माध्यम से आपको उसमें भी 3 लाख रुपए भी देंगे। बिजली के बिल से लेकर के टैक्स तक सबकी छूट रहेगी। और होम स्टे से टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन डिपार्टमेंट ही बुकिंग करा देगा, आने जाने वाले का बुकिंग कराएगा। तो वो पैसे भी आपको आपके खाते में आते रहेंगे। 1 साल 6 महीने चला लोगे तो फिर आप धीरे 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 अपना रोटेशन बन जाएगा, कमाई होने लग जाएगी। तो ये हमने होम स्टे वाले आज पर्यटन विकास निगम के चलिए पर्यटन विकास निगम के लोग भी आए हैं। और इसके अलावा अपने छोटे छोटे अलग अलग सामान बेचने के स्टॉल भी बनाना है, ताकि जो आएंगे जाएंगे उनको यहाँ की कुछ सामग्री देना हो, कुछ बेचना खरीदना हो, वो भी काम कराएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसके पश्चात हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहाँ पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं योजना से हमने 10 दीदियों का चयन किया है सर, जिनको हम जो है 6 लाख रुपए का ऋण है और 1.5 लाख रुपए का अनुदान प्रत्येक दीदी को देने जा रहे हैं। उसके साथ ही सर 8 दीदियों का चयन। इसमें क्या होता है बताओ ना जरा सर। इसमें विद्यासागर योजना में होता क्या है सर? जो आचार्य विद्यासागर योजना है ये पशुपालन के लिए है। इसमें हम गाय या भैंस दोनों खरीद सकते हैं और इसमें आप अधिकतम 10 पशु खरीद सकते हैं। और इसमें जो है 10 लाख रुपए का मैक्सिमम ऋण है और 1.5 लाख रुपए की इसमें अनुदान राशि जो है प्रदान की जाती है। मतलब 10 लाख मिलेगा और 8.5 लाख भरना है। जी सर। और 5% इसमें जो सब्सिडी पर भी छूट रहती है। जो बैंक से ऋण होगा उस ब्याज पे भी 5% जो है वो हम हितग्राहियों को सर अनुदान देते हैं। बहुत अच्छा। और जी सर। तो ये अपने पास में और कुछ कह रहे हैं, बताओ सुखराम जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा था सर, सभी को प्रोत्साहित करके यहाँ पे जो अपन जो गोबर खाद डालते सर, उसको खुला गोबर खाद डालने के बजाय इसके पश्चात हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहाँ पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं इसके पश्चात हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहाँ पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं
इसके पश्चात हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य विभाग। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहाँ पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं चाहिए और बाकी प्रदेश के लोगों को बुलाएंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सीएम महोदय। और आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका 6 जुलाई 1901 को जन्म हुआ था, एक दक्ष राजनीतिज्ञ, विद्वान, स्पष्टवादी और जो अपने मित्रों और शत्रुओं के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। एक महान देशभक्त, संसद शिष्ट के रूप में भारत उन्हें सम्मान से याद करता है और ऐसे महापुरुष का आज 125वां स्मरण दिवस है। सभी सम्माननीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी माननीय मोहन नागर जी और सभी जनप्रतिनिधि और समस्त सम्मानित हमारे आमंत्रित अतिथिगण, आप सभी आज 125वें स्मरण दिवस पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के 125 वर्ष 6 जुलाई को होंगे। उसका हर बूथ पे एक कार्यक्रम हमारे दल ने रखा। हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास जी, हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह जी, जन अभियान के उपाध्यक्ष हमारे मोहन जी सहित यहाँ सभी जनप्रतिनिधि, महिला स्व सहायता समूह के सभी सदस्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में विस्तृत तो हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन एक ऐसी हस्ती जो 23 जून 1953 को नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमारी विचारधारा, हमारे दल का गठन तो किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ ना जाए उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपनी कुर्बानी दी। और जो कश्मीर आज मोदी जी की नीति के कारण भारत का अभिन्न अंग बना, पहले कश्मीर भारत में था लेकिन दो प्रधान, दो संविधान, दो ऐसा कश्मीर का संविधान अपने आप में अलग था। वहां का जो प्रधान होता था वो भारत में रहते हुए भी उसकी एक अलग मान्यता थी। धारा 370 को समझने का जो अभियान चलाया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कराया और उसे पूर्ण रूप में भारत में मिलाने का काम, धारा 370 को समाप्त करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना जो नरेंद्र मोदी जी ने सफल किया, उसके लिए आज हम श्यामा प्रसाद जी को भी याद करते हैं और उनके बलिदान को भी याद करते हैं। आज इस कार्यक्रम के बाद मन की बात है तो हम मोदी जी को भी सुनेंगे, उनके विचार भी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे अपने जो संस्मरण है वे हम सबको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय। नारा लगाएंगे एक बार। मैं बोलूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, आज मध्य प्रदेश में
पूरे प्रदेश में एक साथ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र तक हमारी पार्टी द्वारा मन की बात यशस्वी प्रधानमंत्री हर महीने आखिरी रविवार को जो मन की बात में अपने प्रदेश और देश के साथ दुनिया के सारे घटनाक्रम पर हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन करते हैं। उसी निमित्त आज एक और कार्यक्रम जुड़ा है। उस कार्यक्रम का मतलब 125 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में कलकत्ता बंगाल में जन्म लेकर के जिन्होंने अपने जीवन का जब आगे का कदम बढ़ाया तो वो उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। उनके आधार पर आज जैसा माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाए, जिन्होंने अपने बीच आपके इस संसदीय क्षेत्र में सांसद के नाते से, अभी हमारे बैतूल में माननीय विधायक के नाते, अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हर स्थान पर मतदान केंद्र पर डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर हर जगह कार्यक्रम होंगे। इसी में आज मैं भी आया और एक दिन पहले आकर रात रह करके सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर के मतदान केंद्र पे बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए ये योजना का एक हिस्सा बना हमारे डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पक्ष को सबके बीच लाने का। इसी मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री श्री दीदी उइके जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय पद्मश्री मोहन नागर जी, हमारे पूर्व विधायक मंगल ध्रुवे जी, यहाँ के हमारे पुराने जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सारे के सारे अपने प्रमुख नेतागण और आप सब भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के बारे में बात करें तो वाकई हम सबको लगता है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके जीवन में उनकी क्षमता, ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव, ऐसे कई कारणों से उनके जीवन का जो विविध पक्ष था, जिसके कारण से 47 से 50 तक वो देश के अपने मंत्री बने और मंत्री बनने के साथ उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का काम संभाला और उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के साथ साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने बंगाल के कलकत्ता के अंदर विश्वविद्यालय में 33 साल की उम्र में कुलपति का पद संभालते हुए, 33 साल बहुत छोटी आयु होती है, लेकिन उनकी विद्वत्ता की धाक ऐसी थी, पूरे देश के सबसे युवा कुलपति के नाते उन्होंने काम किया। और ये जब माहौल देश का बन रहा था, जान करके कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अंग्रेज सब मिलकर देश के अंदर हिंदू मुसलमान के भाव के आधार पर जब एक अलग षड्यंत्र से चल रहे थे, ऐसे समय में आज नहीं तो कल ऐसा लग रहा था कि देश का बंटवारा करा के लोग रहेंगे, इसके कारण से हमारे देश का नुकसान नहीं हो जाए, बंगाल का नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए पहले अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल का षड्यंत्र किया। इस पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बंग भंग के खिलाफ माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने बड़ा आंदोलन चलाया और उस बड़े आंदोलन के कारण से उनको सफलता मिली और अंग्रेजों को ये आंदोलन के कारण से उनकी उस योजना का षड्यंत्र को नीचे रखना पड़ा। उसके कारण से आज पश्चिम बंगाल अगर बचा है तो डॉक्टर मुखर्जी के कारण है। जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर मुखर्जी के उस योगदान के कारण से। दंगे हुए, दंगे में हजारों माताएं, बहनें, सबकी जिंदगी बचाने के लिए लगातार अथक रूप से उनने एक एक व्यक्ति की जान बचाते हुए उनके अपने प्राणों पर खेलकर भी लोगों की रक्षा की और आगे बढ़कर के कुपोषण के, अकाल के कई दौर आए। हर एक दौर में डॉक्टर मुखर्जी ने अपना योगदान दिया और बड़ी बात 1947 में देश आजाद हो गया। संविधान सभा के वो सदस्य भी थे और ये बात भी सही है कि वो पद के भूखे नहीं थे, लेकिन आने वाले भविष्य को देखने के लिए जैसे पश्चिम बंगाल को बचा करके उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि ये अगर कोई कारण से बंटवारा हो तो हमारा कम से कम हिस्सा दूसरे धर्मों के आधार पर देश के बंटवारे में जाए। इसलिए कलकत्ता से लेकर पूरा क्षेत्र अगर बचा है तो उनके कारण बचा था। उसी प्रकार से उन्होंने जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और 600 से ज्यादा रियासतें, उस समय राजा महाराजाओं के राज्य को भारत में विलीनीकरण का दौर चल रहा था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पूरे अभियान के गृह मंत्री के नाते से वो सबको विलीन करते जा रहे थे। ऐसे में एक राज्य जम्मू कश्मीर जान करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करूंगा, इसको विलीनीकरण की शर्तों का मैं पालन करूंगा, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत मित्रता के बलबूते पर वहां के प्रधानमंत्री और ये अपने दोस्त के माध्यम से, जब एक देश है तो प्रधानमंत्री दो कैसे हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती के बलबूते पर जम्मू कश्मीर में आज पूरे देश के अंदर सबतुर मुख्यमंत्री है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री इस देश में हो सकता है क्या? आप बताओ, हो सकता है क्या? लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, दो प्रधानमंत्री चलेंगे। उस जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर का कानून भी अलग कर दिया। अब एक देश में दो निशान चल सकते हैं क्या? दो प्रधान चल सकते हैं क्या? दो विधान चल सकते हैं क्या? उसी समय जब लोग पदों के लिए मरते हैं, लेकिन इतना बड़ा पद लेने के बाद, और उद्योग मंत्री बने तो उद्योग के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे उस समय के उद्योगों को लेके, अपने स्वदेशी भाव को लेकर के, देश को आगे बढ़ाने के बड़े निर्णय को लेकर के डॉक्टर मुखर्जी ने बड़े बड़े निर्णय किए। लेकिन संविधान की सभा के सदस्य के माध्यम से जब संविधान लागू कराने के लिए नेहरू जी ने जोर दिया कि धारा 370 और 56A लगा करके विशेष अधिकार कश्मीर को देना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा यह नहीं चलेगा। अगर ये आप कर रहे हो तो आज कश्मीर ये हो रहा है, कल को दूसरे राज्य भी यही बात करेंगे, और आने वाले समय में हमारा देश वापस खंड खंड में बढ़ जाएगा। पृथ्वीराज सिंह चौहान इस देश के आखिरी सम्राट थे। उसके बाद 800-900 साल से लेकर 1000 साल तक देश लगातार गुलाम रहा है, और जब इस देश ने लंबी लड़ाई लड़ी आजादी की, 1857 से लेकर 1947 तक की, और उसके पहले भी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हरेक कोई इस देश में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिए। ऐसे में जब इतना लंबा समय देश गुजार कर आजाद हो रहा है, तो ऐसा कोई गलती मत करो कि देश का फिर बंटवारा हो जाए। आप देखो, जान करके पंडित नेहरू ने तमाम विरोध के बाद भी वो धारा जब लगाई, उसके कारण से डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं देश के सामने इस गलती को सबके सामने लाऊंगा, और उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर पूरे देश में जनसंघ का नमक पार्टी बना करके सबके सामने ये विषय लेकर आए और कहा कि मैं इसका विरोध भी करूंगा। बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा कि आप विरोध करो, लेकिन जम्मू कश्मीर में मत जाओ। उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर में भी जाऊंगा, और जम्मू कश्मीर में जाकर इस विधान का, कानून का विरोध करते हुए उनको जेल में बंद कराया। और ऐसा कहते हैं, जेल में बंद करने के बाद भी आज तक ये रहस्य पे पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो जेल में भी जाकर के इस बात का विरोध करके पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि उनको धीमा जहर दे करके उनका वहीं उस जेल में एक तरह से हत्या करने का काम हुआ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने आज तक इसकी जांच नहीं कराई, न्यायिक जांच भी नहीं करे। एक इतना बड़ा नेता किसी आंदोलन को करते करते जेल में अपने प्राणदान कर दे, और धारा 370 के कारण से उस समय उन्होंने कहा था ये धारा 370 क्या लगेगी, आने वाले समय में देश इसकी कीमत चुकाएगा, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी, पता नहीं कितने प्रकार के नुकसान होंगे। हमने सबने देखा जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था। आज तक देखा जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाई, तब तक कश्मीर के पहले, कश्मीर के खुद के अपने कश्मीर में हम लाल चौक पे तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। कश्मीर में अमरनाथ यात्री जाए तो खून की नदियां बह जाती थी। कश्मीर से निकल करके देश के अंदर भी कहां बंबई तक बम फटते थे, दिल्ली तक बम फटते थे। ये सारे कारण क्यों होते थे? इसका कारण एकमात्र था कि जम्मू कश्मीर को जान करते धारा 370 का जब ये विशेष अधिकार दिया, और वहां के युवाओं को भड़का करके कि देश से अलग होने के लिए आप आंदोलन करिए, उनको हथियार उठा करके ये जो छूट दिलाने का काम किया, तो देश उसकी कीमत चुका रहा था। बहनों को, माताओं को, कश्मीरी पंडितों को अपना घर, बाग, बगीचा सब छोड़ के आना पड़ा। आप बताओ, कश्मीरी पंडित विद्वत्ता में सब क्षेत्रों में बहुत आगे थे, लेकिन जो वहां अपना केवल धर्म बचाने के लिए कश्मीर से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन अगर हुआ,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ध्यान आकर्षित कराया। पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा निकली कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और पूरे देश से यात्रा ले जाते हुए लाल चौक में झंडा फहराने वाले दल में भी माननीय मोदी जी और डॉक्टर जोशी थे, लेकिन वो भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में झंडा फहराया गया। चारों तरफ पुलिस और पता नहीं कितने प्रकार के प्रबंधन करने पड़े। उन्होंने कहा अपने देश के अंदर अपने जनगण मन गाने के लिए, झंडा फहराने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए ये प्रबंधन करना पड़े, हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। यद्यपि और तो और कांग्रेस के लिए धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, कितने प्रकार से झूठ बोला। ये उसी प्रकार से है जैसा राम मंदिर के मामले में बोला था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूरे होने के बाद 13वां वर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान, जिसका समय रहते डॉक्टर मुखर्जी ने एहसास कराया था, हमारे अपने सामने वो आज धारा 300 समाप्त हुई। अब कश्मीर भी आनंद के साथ सब उसी प्रकार से हुआ। और अब कश्मीर तो छोड़ो, देश के अंदर आतंकवादी की घटना अगर होती है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को उनके देश में जाकर मारने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे देश के जवान करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे को तैसा गया जमाना, हमारे घर में घुस के कोई कैसे मार ले, हम उसको घर में जाके ठिकाने लगाएं। ऐसे में देश के ऐसे महान नेता का इतना बड़ा योगदान, आप अंदाज लगा लो, जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान करते हुए बात कही थी, बात के परिणाम में केवल आंकड़ा बताऊंगा, आंकड़े में 40,000 लोगों को, चाहे सेना का जवान हो, चाहे आम आदमी हो, या किसी और प्रकार के जीवन के जुड़े हुए लोग हो, पर्यटक हो, सब मिलाकर के 1950 के बाद से संविधान लगा, उसके बाद से लेकर के लगातार कई लोगों की मृत्यु अगर हुई, हत्या अगर हुई, तो सबसे बड़ा कारण उसका ये धारा 370 थी। ऐसे महान व्यक्ति जो इतने दूर का देखते थे और इस तरह से उनने देश को आगाह किया। आज उनकी 150वीं जयंती है। वो शिक्षाविद है, कुशल वक्ता थे, अच्छे अभिभाषक थे, अपने अच्छे राजनेता थे, अच्छे भविष्य वक्ता भी थे, और खास करके वर्तमान के समय के हिसाब से एक राजनेता आजादी के बाद जैसा होना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी के जीवन को हम स्मरण करते हुए आज मन की बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से कुकरू बैतूल के इस विधानसभा भेषदेही में महेंद्र सिंह जी, दुलके जी, माननीय हेमंत जी और सबके साथ आपके बीच डॉक्टर मुखर्जी का स्मरण करने का मौका मिला। मैं आप सबको उम्मीद करूंगा अपने घर के अंदर भी डॉक्टर मुखर्जी का चित्र बना के रखें और कभी न भूले कांग्रेस की इन गलतियों के कारण से 40,000 लोग मरे। किसी का हाथ कट जाए, 2 बूंद खून निकल जाए तो कितना कष्ट होता है, लेकिन कैसा खराब लगता किसी का घर गांव छोड़ के भगना पड़े।